चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। देखते हैं तो क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था। जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है। आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीवन किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो देखते हैं पहले मौसम के बारे में। तो किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है 7.1 चित्र में। यहाँ पर और हम देखते हैं कि दैनिक मौसम के रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के तापमान, आर्द्रता और वर्षा, यानी यदि वर्षा हुई हो तो वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया गया है। यह मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। देखते हैं क्रियाकलाप के हिसाब से किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांग कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतहरणों को कागज की एक सीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। उसके बाद सारणी जो 7.1 में अपने द्वारा प्रकाशित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए और आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना तैयार किया गया है। सारणी के सभी कलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। वर्षा मापी नामक तंत्र से मापा जाता है। वर्षा को वर्षा मापी तंत्र से नापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे हैं? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्रचालक यानी जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। यहाँ एक चित्र दिया गया है 7.2 में। यहाँ चित्र दिया गया है 7.2 में अधिकतम तापमान के बारे में बताया गया है। इसमें 3 अगस्त 2006 में 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड दिए गए हैं और अधिकतम तापमान को भी दिखाया गया है इसमें। यहाँ पे
जैसा जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिससे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि गर्मी में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों होते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? हम जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं जलवायु के बारे में। मौसम वैज्ञानिक प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पर्यटन प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पर्यटन उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पर्यटन उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय ऊंचा रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण किया। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं और उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत यानी मध्यमान औसत तापमान मिल जाते हैं। 2 स्थान हैं जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। उसके बाद सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिम क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए ही होती है तापमान काफ़ी कम होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं जहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भारत के वर्ष में अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। कुछ पॉइंट है तो मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तित लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा अभी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। और यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान पर मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम में काफ़ी भिन्न है।
उसके बाद देखते हैं हम जलवायु और अनुकूलन देखते हैं। तो जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अधिकतर सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी क्लास 6 की विज्ञान की पुस्तक अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों या निवास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, न्यूगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। विश्व का मानचित्र लीजिए और ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से भी रंग कर हम देख सकते हैं। उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र देखें। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके होते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होते और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार की यहाँ जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल यानी फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद यानी श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपनी परभक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव से सहायता मिलती है। साथ ही इनसे उन्हें अपने शरीर को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए और ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहें। गर्म मौसम में भौतिकी क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता करते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शरीर को आसानी से खोज और पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये सभी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। अपने पेंगुइन के झुंडों के चित्र देखे होंगे, यहाँ पर है पेंगुइन, और स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। वे स्वयं को गर्म रखने के लिए वैसा करते हैं। और याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारारेखीय होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं।
ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं ने अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, रोमर्सिर, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि यहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वहीं पक्षियों को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म करना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरिया क्रेहनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया के राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्वी कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ ध्रुवीय भालू के अनुकूलन क्षमता के बारे में दिया गया है। इसकी त्वचा के नीचे वासा की एक परत होती है और इनके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पहने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता देते हैं और इनके सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता होते हैं। और सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देते। इनकी परभक्षी और शिकार इससे आसानी से देख नहीं सकते और ये इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें तो कुछ आवासीय पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायता होती है और इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शक के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इनके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसम रूप में प्रवास करते हैं। देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होती है। सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक होता है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिम घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वन में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। इनके हाथ
वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है, और इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतु में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु वो आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण यानी रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने की सहायक होती है और उनकी परभक्षी से रक्षा करती है यानी शत्रु से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु यानी शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है जो शरीर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलिका भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों का तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होता है अतः वे भूमि पर यदाकदा ही आते हैं। यह है भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसके झुंड को ध्यान से देखिए जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद्द कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने की सहायक होती है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने के लिए उनके कान सहायक होते हैं। महत्वपूर्ण शब्द है प्रतिकूलन जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अमौसम। महत्वपूर्ण बात, वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं। फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु पादपों, लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इन क्षेत्र के जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है।